या अगेन आई वांट टू टेल टू ऑल ऑफ यू कि आज की क्लास के लिए जो मैंने एक टॉपिक चुना है वो एक फेमिनिस्ट क्रिटिक है और उनका नाम है इलेन शोवाल्टा। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है लिटरेचर ऑफ देयर ओन करके, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन आज ये है कि हमें पहले इस क्रिटिक को लेकर के इलेन शोवाल्टा को लेकर के बात करनी है। तो इलेन शोवाल्टा को जब हम बात करते हैं या इलेन शोवाल्टर को लेकर के क्या क्या क्वेश्चंस हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट हमें जानना। सबसे पहला चीज कि इलेन शोवाल्टर एक फेमिनिस्ट क्रिटिक है। इनका जन्म कब हुआ है? 21 जनवरी 1941 को हुआ है। अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक है, फेमिनिस्ट राइटर है, कल्चरल और सोशल इश्यूज पर लिखती है। शी इन्फ्लुएंस्ड फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म in the United States academia. She influenced feminist literary criticism in the United States academia. उन्होंने अपना जो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म उनका जो रहा, सबसे ज्यादा उन्होंने किसको प्रभावित किया? यूनाइटेड स्टेट्स को उन्होंने प्रभावित किया है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो जो एकेडेमिया है उसको उन्होंने प्रभावित किया। और इसके अलावा उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिसको क्या कहा जाता है? गाइनोक्रिटिसिज्म कहा जाता है। यहाँ पे एक शब्द है गाइनोक्रिटिक्स, GYNOCRITICS, गाइनोक्रिटिक्स। अगर आप देखेंगे कि गाइनोक्रिटिसिज्म, गाइनोक्रिटिक्स कौन है, तो उसमें आपको देखेंगे कि यह एक ऐसा स्टडी होता है जिसमें वुमन एज राइटर्स को डिस्कस किया जाता है। If anyone asks you कि who coined the term gynocriticism, तो इलेन शोवाल्टर ने उस टर्म को क्वाइन किया है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गाइनोक्रिटिसिज्म में होता क्या है, तो इन गाइनोक्रिटिसिज्म यू कम टू नो या यू फाइंड कि वुमन एज अ राइटर जो है उनका स्टडी किया जाता है, स्टडिंग ऑफ वुमन एज राइटर्स। क्या क्या चीजें और ध्यान में रखना है, ये वही सारी सेम बातें। इलेन कॉटलर और जनवरी 21 में उनका जो है जन्म हुआ है, बोस्टन मैसाचुसेट्स यूएस में। एजुकेशन यहाँ से मिली जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए जानी जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, गाइनोक्रिटिसिज्म के लिए। एंड व्हाट इज गाइनोक्रिटिसिज्म? गाइनोक्रिटिसिज्म मींस द स्टडी ऑफ वुमन एज राइटर्स। स्पाउस कौन से उनके रहे? इंग्लिश शोवाल्टर उनके स्पाउस रहे हैं। नाउ यू सी अनदर पॉइंट, जब आप उनके करियर को लेकर के बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने जितना वर्क किया वो सब किसको लेकर के किया? विक्टोरियन लिटरेचर को। विक्टोरियन लिटरेचर से क्या मतलब कि विक्टोरियन एज में जो वुमन राइटर रहे हैं उनके लिटरेचर या उनके टेक्स्ट को लेकर के उन्होंने अपनी राय रखी है। तो उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो किस पर है? विक्टोरियन लिटरेचर पर है। और उस विक्टोरियन लिटरेचर में भी पार्टिकुलरली किस पर है? जो वुमन राइटर्स है। तो अभी आपको बताया ही गया कि जो है स्टडी ऑफ वुमन एज राइटर्स, ये गाइनोक्रिटिसिज्म है। अब उसके बाद एक चीज है कि हर मोस्ट इनोवेटिव वर्क इन दिस फील्ड इज मैडनेस एंड हिस्टीरिया इन लिटरेचर। इसमें भी उन्होंने किस पर काम किया? मैडनेस और हिस्टीरिया इन लिटरेचर पर। ऐसा लिटरेचर जो मैडनेस और हिस्टीरिया को दिखाता है। हर उनका जो वर्क था, हर मोस्ट इनोवेटिव वर्क इन द फील्ड इज मैडनेस एंड हिस्टीरिया इन लिटरेचर, स्पेसिफिकली इन वुमेन्स राइटिंग, विशेष करके वुमेन्स की राइटिंग में। क्या उन्होंने दिखाया? पागलपन को और हिस्टीरिया को उन्होंने दिखाया कि मैडनेस और हिस्टीरिया लिटरेचर में कैसे है, खास करके वुमेन्स की राइटिंग में कैसे है। एंड द पोर्ट्रेट ऑफ फीमेल कैरेक्टर, और कैसे फीमेल कैरेक्टर को पोर्ट्रेल किया गया है। पोर्ट्रेल का मतलब क्या हो गया? चित्रित किया गया है, कैसे उनको पोर्ट्रेल किया गया है। सो टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो विक्टोरियन लिटरेचर में है। विक्टोरियन लिटरेचर में भी किस पर है? वुमन राइटर्स पर है, जो विक्टोरियन एज की रही है। और उसमें भी जो वुमन राइटर्स है उन्होंने पार्टिकुलर टॉपिक को लिया। वो कौन कौन सा टॉपिक रहा है? मैडनेस को उन्होंने लिया और हिस्टीरिया को, कैसे ये चीजें लिटरेचर में दिखाई गई है। और किस पर? पोर्ट्रेट ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स को उन्होंने लिया। अगला पॉइंट है कि शी इज द एवालान फाउंडेशन प्रोफेसर एमेरिटा। वो जो है क्या रही है? वो जो है एवालान फाउंडेशन प्रोफेसर एमेरिटा रही। शी इज द एवालान फाउंडेशन प्रोफेसर एमेरिटा। हर एकेडमिक ऑनर्स इंक्लूड अ Goffey Fellowship and a Rockefeller Humanities Fellowship. She is also the past president of the Modern Language Association.
एमले हैंडबुक जो हम लोग यूज करते हैं, जब आप रिसर्च करेंगे तो वहां पे शब्द आता है कि रेफरेंस के लिए क्या करिए, रेफरेंस के लिए एमले हैंडबुक का इस्तेमाल किया जाता है। एमले हैंडबुक 8th एडिशन, 9th एडिशन, आजकल तो 10th एडिशन चल रहा है। तो एमले का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन की वो प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। एमले हैंडबुक क्या होता है, ये साइटेशन और रेफरेंसिंग का तरीका इसमें बताया जाता है। Showalter's works are towards of feminist. Showalter's best known works are towards of feminist poetics। करें कि जो शोवाल्टर का जो बेस्ट नोन वर्क्स है वो क्या है, टूवर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स है। टूवर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, फीमेल मेलेडी, वुमन मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर। दूसरा उनका वर्क है द फीमेल मेलेडी, वुमन मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर। ये दूसरा उनका वर्क रहा। ये वर्क आपको ध्यान में रखना है, खास करके ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। द फीमेल मेलेडी, वुमन मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर 1830 से 1980 तक के पूरे लिटरेचर को उन्होंने कवर किया है इसमें जो है। और ये किताब कब आई, 1985 में पब्लिश होती है। मैं फिर से बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमले का फुल फॉर्म क्या, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, उसकी ये प्रेसिडेंट रह चुकी है। इन्होंने काम किस पर किया है, विक्टोरियन लिटरेचर पर किया है। विक्टोरियन लिटरेचर पर भी स्पेशली किस पे किया हुआ है, वुमन जो राइटर्स है उन पर काम किया हुआ है। इसके अलावा जो वुमन राइटर्स है उनके वर्क में भी उन्होंने क्या देखने की कोशिश की है, मैडनेस और हिस्टीरिया को, प्लस फीमेल कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेल कैसे रहा है। दूसरा चीज, ये एवालान फाउंडेशन प्रोफेसर एमेरिटा रही हुई है और प्रेसिडेंट रही है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन का। इनकी कुछ किताबें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टू वर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, टू वर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, ये इनकी किताब है जो 1979 में आई है। दूसरी किताब का नाम है द फीमेल मेलेडी कोलन वुमन मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर। द फीमेल मेलेडी कोलन वुमन मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर 1830 से 1980 तक रहा है और ये किताब 1985 में आई है। सेक्सुअल एनार्की, जेंडर एंड कल्चर एट द फीट डी सीकर। दूसरा चीज क्या रहा, सेक्सुअल एनार्की, जेंडर एंड कल्चर। सेक्सुअल एनार्की, जेंडर एंड कल्चर एट द फीट डी सीकर। फिर क्या रहा है, हिस्टोरीज, हिस्टेरिकल एपिडेमिक्स एंड मॉडर्न मीडिया। हिस्टोरीज, हिस्टेरिकल एपिडेमिक्स एंड मॉडर्न मीडिया 1997 में। एंड इन्वेंटिंग हरसेल्फ, क्लेमिंग ऑफ फेमिनिस्ट इंटेलेक्चुअल हेरिटेज 2001 में। In 2007, Showalter was chair of the judge for the prestigious British Literary Award, the Man Booker International Prize। ये बहुत बड़ा सम्मान है, इसका चेयर होना एक बड़ी बात होती है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की वो चेयर रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो पुरस्कार 2007 में मिला होगा उन्हीं की ही कलम, उनकी सिग्नेचर से या उनकी रिकमेंडेशन से लोगों को दिया गया होगा। तो एक तो वो एमले जो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है उसकी प्रेसिडेंट रही है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की 2007 में वो क्या रही है, चेयर रही है, चेयर ऑफ द जजेस फॉर द प्रेस्टिजियस ब्रिटिश लिटरेरी अवार्ड। मुझे थोड़ा सा अपना फीडबैक देते चलिए, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं या मेरी आवाज जा रही है, स्क्रीन आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है? ओके ओके गुड। उसके बाद एक पॉइंट आता कि इन 2012 she also received an honorary degree from the University of St Andrews। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेंट एंड्रयूज स्कॉटलैंड से उनको ऑनरेरी डिग्री मिला, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितनी चीजें बताएंगे, खास करके उनका किताब शोवाल्टर्स बेस्ट नोन वर्क्स आर टूवर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स 1979 में, और जो और दूसरी इंपॉर्टेंट किताब है द फीमेल मेलेडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब, यही इसी किताब पर उनके वर्क का सारा दारो बता रहे हैं। द फीमेल मेलेडी, वुमन मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर 1830 से 1980, ये किताब 1985 में आई है। और
जिस समय को उन्होंने कवर किया है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कभी भी आता है द फीमेल मेलेडी कोलन वुमन मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर में उन्होंने किस समय के पीरियड को लिया है? 1830 से 1980 तक का जो लिटरेचर रहा है उसमें वुमन राइटर्स क्या है और वुमन राइटर्स का उन्होंने स्टडी किया और उसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेल रहा कैसे किया गया है, इसको लेकर उन्होंने बात किया हुआ है। फिर उसके बाद उनकी किताब है सेक्सुअल एनार्की जेंडर एंड कल्चर एट द फिट डी सिकल, 1990 में आई है। नेक्स्ट बुक है हिस्ट्री कोलन हिस्टेरिकल एपिडेमिक्स एंड मॉडर्न मीडिया, 1997 में आई है। एंड इन्वेंटिंग हरसेल्फ कोलन क्लेमिंग अ फेमिनिस्ट इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, 2001 में आई है। बाकी मैंने आपको बताया कि मैन बुकर इंटरनेशनल ब्रिटिश लिटरेरी अवार्ड की वो चेयर ऑफ द जजेस रही है 2007 में जो है। खैर इतना सारा। नेक्स्ट है कि क्या क्रिटिकल इंपॉर्टेंस रहा है, इसमें हम कुछ चीजों को लेकर के बात करेंगे कि क्या क्रिटिकल, जरूरी नहीं कि जो हम पूरा पढ़े उसमें हर लाइन में आपको क्वेश्चन मिले, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। शोवाल्टर्स बुक इन्वेंटिंग हरसेल्फ, शोवाल्टर का एक किताब है जिसका नाम है इन्वेंटिंग हरसेल्फ। ये सारी किताब आप नोट कर लीजिएगा, डेट को नोट कर लीजिएगा। अ सर्वे ऑफ फेमिनिस्ट आइकॉन्स वाज द A survey of feminist icons was the culmination of a lengthy interest in communicating. किताब का क्या नाम है? Inventing Herself, 2001 में जो फेमिनिस्ट आइकॉन्स का सर्वे था was the culmination of a lengthy interest in communicating the importance of understanding feminist tradition. ये किताब इंपॉर्टेंट है कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश की गई। Showalter's early essays and editorial works in the late 1970s and 1980s survey the history of the feminist tradition within the wilderness of a literary theory and criticism. Working in the field of feminist literary theory and criticism, which was just emerging as a serious scholarly pursuit in universities in the 1970s, Showalter's writing reflect a conscious effort to convey the importance of mapping her discipline parts in order to both ground. कुछ नहीं, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इस पूरे पैसेज में एक क्वेश्चन आपको मिला है, वह क्या है? उनकी एक किताब इन्वेंटिंग हरसेल्फ 2001 में। और इस किताब का इंपॉर्टेंस क्या रहा? यह किताब जो था एक सर्वे था फेमिनिस्ट आइकॉन्स का। जितनी भी बड़ी क्रिटिक रही है, जो फेमिनिज्म से बिलोंग करने वाली जो क्रिटिक्स रही है या जो राइटर रही है जिन्होंने उस पर्सपेक्टिव से लिखा है, उन्होंने जो है क्या किया, इसमें उनका सर्वे किया। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। दूसरा पैसेज इंपॉर्टेंट है यहां से, इन टूवर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, ये भी एक किताब का नाम है टूवर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स। शोवाल्टर ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स लिटरेचर। उन्होंने ट्रेस किया, क्या किया कि हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स लिटरेचर किसमें? उन्होंने टूवर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स में उन्होंने जो है क्या किया, हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स लिटरेचर को ट्रेस किया, सजेस्टिंग दैट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। उन्होंने बताया कि इसको 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला जो चरण, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे आप समझने की कोशिश करिए। पहला जो चरण है उन्होंने कहा कि वह फेमिनिन चरण था। और फेमिनिन से क्या मतलब है? दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। फेमिनिन से क्या मतलब है, फेमिनिस्ट से क्या मतलब है और फीमेल से क्या मतलब है? पहले चरण को उन्होंने फेमिनिन का, उन्होंने कहा कि जो एक स्ट्रगल है, जो फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, जो फेमिनिस्ट होने की बात करते हैं, वह अचानक नहीं आया। पहले फेमिनिन आया, फिर फेमिनिस्ट आया, फिर हमें फीमेल का रुतबा मिला। तो उन्होंने ये बात किसमें कही है? टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स किताब में कहा है, जिसमें उन्होंने किसको लेकर के बात की है? हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स लिटरेचर। इस किताब में उन्होंने किसको बात की है? हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स लिटरेचर, जो वुमेन्स लिटरेचर उसकी हिस्ट्री को बात कही। और उनका ये 3 चरणों से गुजरता है। पहले चरण का नाम फेमिनिन दिया गया। इन द फेमिनिन फेज, जो पहला चरण कब से कब तक रहा? 1840 से 1880। जो पहला चरण जिसको फेमिनिन उन्होंने नाम दिया, ये 1840 से 1880 था। वुमन रोट इन एन एफर्ट टू इक्वल द इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स ऑफ द मेल कल्चर एंड इंटरनलाइज्ड इट्स एजम्पशन अबाउट फीमेल नेचर। उन्होंने बहुत सिंपल सी बात बताई कि वुमन रोट इन एन एफर्ट, कि वुमन ने लिखा 1840 से 1880 तक जिन औरतों ने लिखा, उनका एक मात्र मकसद था। उनका मकसद क्या था? कि हमारा प्रयास है कि हम इक्वल हो जाएं। वुमन रोट इन एन एफर्ट, वुमन ने लिखा इस प्रयास के साथ, टू इक्वल द इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स ऑफ द मेल कल्चर, कि हम जो है एक बौद्धिक
हम बौद्धिक उपलब्धि हमें प्राप्त हो, जो मेल कल्चर है और उस मेल कल्चर में जो इंटरनलाइज अजम्पशन है फीमेल का नेचर के बारे में, उसमें हमारा सुधार हो और हमें भी सम्मान प्राप्त हो पुरुषों की तरह। तो 1840 से 1880 तक उमन ने जो लिटरेचर लिखा, उस लिटरेचर में केवल एक प्रयास किया गया कि मानव पुरुषों के नॉट मानव पुरुषों के द्वारा स्थापित जो कल्चर है, जो सभ्यता है, उसमें हमें भी सम्मान पूर्वक जगह मिले। ये पहला प्रयास था। कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई रेजिस्टेंस नहीं रहा है, बल्कि क्या रहा है, अपनी बात को उन्होंने रखना शुरू किया 40 से लेकर 80 तक। दूसरा चरण है फेमिनिस्ट, द फेमिनिस्ट फेज। जो फेमिनिस्ट फेज है ये 1880 से 1920 तक रहा है। इसमें क्या हुआ, वाज कैरेक्टराइज बाय वुमेन्स राइटिंग दैट प्रोटेस्टेड। इस राइटिंग में आप देखेंगे वुमन जो है क्या करती है, खुल करके विरोध करती है, दैट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट मेल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। जिसमें ये बात की जाती थी कि मेल का स्टैंडर्ड है, मेल का वैल्यूज है, इसके खिलाफ वुमन ने क्या किया, लिखा, क्वेश्चन करना शुरू किया। पहले चरण में उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उनका प्रयास था कि हमें भी जो है, जो मेल कल्चर है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, उसमें कुछ सम्मान पूर्वक पोजीशन मिल जाए जीने के लिए। लेकिन दूसरे में उन्होंने खुल करके विरोध किया, चैलेंज किया कि जो लोग आप कहते हैं, आप ऐसे नहीं है कि मेल स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनकी वैल्यू होना चाहिए। एंड एडवोकेटेड वुमेन्स राइट, और साफ साफ उन्होंने क्या किया, औरतों के अधिकारों की बात की, औरतों के वैल्यू की बात की, और साथ ही साथ अपने ऑटोनॉमी को बात की। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंट पोजीशन, हमारी पर्याप्त स्थिति होनी चाहिए, हमारी पर्याप्त एक पोजीशन बनना चाहिए, हम उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। ये किसमें हुआ, दूसरे चरण में हुआ। मैं फिर से जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों के इस शीट पे ये बात समझ में आ गई कि एक तो उनकी किताब इन्वेंटिंग हरसेल्फ है जो 2001 में आई है, जिसमें उन्होंने सर्वे किया फेमिनिस्ट आइकॉन्स का। दूसरे पैसेज में ये बताया गया कि उनकी एक किताब है टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, जिसमें उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स लिटरेचर को लेकर के बात किया है। और यह हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स लिटरेचर जो है 3 चरणों में होकर के गुजरती है। पहला चरण फेमिनिन है जो 40 से 80 के बीच में है। इसमें जो है राइटर्स ने प्रयास किया, कौन राइटर ने, वुमन राइटर ने प्रयास किया है कि मेल द्वारा स्थापित कल्चर, मेल द्वारा स्थापित जो सभ्यता, उसमें हमें कोई पोजीशन सम्मान पूर्वक जीने का हक मिल जाए। फेमिनिस्ट जो दूसरा चरण होता है 1880 से 1920 में शुरू होता है। इसमें वुमन राइटर ने क्या किया, सीधे सीधे प्रोटेस्ट किया, मेल स्टैंडर्ड और वैल्यू को उन्होंने जो है क्या किया, चैलेंज किया और एडवोकेट किया वुमेन्स राइट्स को और वैल्यूज को, और एक डिमांड किया ऑटोनॉमी का। मैं आई नो कि क्या ये बातें समझ में आ गई है, या जस्ट गिव मी योर रिस्पॉन्स। गुड, ओके, गुड, गुड, या। और जो तीसरा रहा है वो जो है मुझे लगता है कि शायद मुझसे मिस हुआ है। तीसरे को जो कहा गया वो क्या कहा गया, वो फीमेल का पोजीशन जो है, और वो जो शुरू होगा 20 के बाद से शुरू होता है। जब आपका जमाना आता है, किसका जमाना आता है, आप इनको देखते हैं वर्जीनिया वुल्फ को। वर्जीनिया वुल्फ का जो वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओन करके, और जिसमें वुमेन्स के राइट को लेकर के, उनके एजुकेशन को लेकर के, और उनके अपने जो है क्या कहते हैं कि जो मेल डोमिनेशन है उसको चैलेंज किया जाता है, और वो अपनी थियरीज डेवलप करते हैं, अपनी सोसाइटीज बनाते हैं, और बहुत लीडिंग रोल प्ले करते हैं। तो दैट वाज द फीमेल पोजीशन। गाइनोक्रिटिक्स, उन्होंने, मैंने बताया था कि उन्होंने एक शब्द कॉइन किया, गाइनोक्रिटिक्स। इसको 2-3 लाइन में आपको समझना है, बहुत मैं इसमें बात नहीं करूंगा। शोवाल्टर क्वाइन द टर्म, इस शब्द को किसने क्वाइन किया, शोवाल्टर। शोवाल्टर क्वाइन द टर्म गाइनोक्रिटिक्स टू डिस्क्राइब लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेस्ड ऑन अ फीमेल पर्सपेक्टिव। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को उन्होंने किसके पर्सपेक्टिव से देखा, फीमेल पर्सपेक्टिव से देखा, कि जो औरत है उसका क्या नजरिया है, जो औरत है वो क्या सोचती है। जिन राइटर्स ने लिखा वो भी वुमन रही है, वुमन के लिखने का नजरिया क्या था, उनकी भाषा क्या रही है, उनकी सोच क्या रही है। तो जब भी फीमेल पर्सपेक्टिव से जो है चीजों को देखा गया, तो वो चीज क्या है, गाइनोक्रिटिसिज्म। अगर आप देखेंगे डॉक्टरी वाली जो भाषा होती है, एमबीबीएस या इस तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं,
जो खास करके फीमेल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उनको गाइनोलॉजिस्ट कहा जाता है, ये वर्ड यही से आया है। प्रोबेबली द बेस्ट डिस्क्रिप्शन शोवाल्टर गिव्स ऑफ गाइनोक्रिटिक्स इन टूवर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स। ये भी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? उन्होंने गाइनोक्रिटिसिज्म को क्वाइन किया है किस किताब में? टूवर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स में। ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। टूवर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स में उन्होंने क्या कहा, ये उन्होंने डिफिनीशन दिया है, इसमें से आपको ज्यादा नहीं, 2-3 शब्द को अगर आप पूरा याद कर सके तो बहुत अच्छा होगा। और यू ऑल आर यंग एंड एनर्जेटिक स्कॉलर, तो अभी तो आपका समय है कि आपके को तो पूरी पूरी किताबें आप लोग रट डालते हैं, आई नो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ आवर अल्मा मैटर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के आप लोग हैं, तो एक ऐसा चीज नहीं, बट अगर आप इसे याद कर लेंगे तो यू कैन जस्ट टेल समवेयर, यू कैन जस्ट टेल द पीपल की टूवर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोएटिक्स में उन्होंने गाइनोक्रिटिक्स का क्या डिफिनेशन दिया। इन कंट्रास्ट टू एंड एंग्री और लविंग फिक्सेशन ऑन मेल लिटरेचर, कह रहे कि लविंग फिक्सेशन ऑन मेल लिटरेचर, अभी तक की जो दुनिया थी पूरा का पूरा किस पे केंद्रित थी, या लव करती थी या फिक्स होती थी मेल लिटरेचर पर। द प्रोग्राम ऑफ गाइनोक्रिटिक्स इज टू कंस्ट्रक्ट अ फीमेल फ्रॉम वन। उन्होंने कहा कि जो आज तक दुनिया बनी हुई थी इनके आने से पहले, इलेन शोवाल्टर के बात करने से पहले, उस दुनिया में आवाज मेरी जा रही है? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। अच्छा, ओके ओके ओके। मुझे लगता है बैकग्राउंड से आवाज भी आ रही क्या? एक मिनट एक मिनट। ये बैकग्राउंड से आवाज, क्या आप लोगों को बैकग्राउंड से कोई आवाज सुनाई पड़ रही है? नो सर, नो सर, नो सर। ओके ओके, अगर नहीं जागृति कर रही, यस नो सर, ओके ओके, अगर नहीं सुनाई पड़ रही तो ठीक है, इट मींस मेरे में थोड़ा सा। सो आई वाज टेलिंग यू कि जो गाइनोक्रिटिसिज्म है, ये गाइनोक्रिटिसिज्म कैसे है और कहां पर है, क्यों है। तो गाइनोक्रिटिसिज्म का, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस क्रिटिसिज्म, गाइनोक्रिटिसिज्म, यू फाइंड हियर कि एक किताब है टूवर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक्स या पोएटिक्स, उसमें उन्होंने ये बात किया और उन्होंने बताया कि इससे पहले जितना भी बात होती थी सब जो है मेल पर्सपेक्टिव से होती थी। आज जो पुरुष समाज है उसका क्या नजरिया है, वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, तो उस नजरिए पर अटैक किया गया और अटैक करने के बाद उसी के पैरेलल एक दूसरा नजरिया खड़ा किया गया, और वह दूसरा नजरिया क्या रहा है? टू कंस्ट्रक्ट अ फीमेल फ्रेमवर्क। एक फीमेल फ्रेमवर्क को जो है खड़ा किया गया कि फीमेल क्या सोचती है, फीमेल का क्या नजरिया है, वे क्या लिखती है, वो क्या सोचती है, उसको लेकर के फॉर द एनालिसिस ऑफ वुमन लिटरेचर। और ये कोशिश की गई बताने के लिए कि जो वुमन लिटरेचर है या जो वुमन लिटरेचर है उसमें फीमेल कैरेक्टर्स को कैसे प्रेजेंट किया गया, उसमें मैडनेस की क्या पोजीशन है, हिस्टीरिया की क्या पोजीशन है, वुमन राइटर्स कैसे अपने आप को देखती है, इन सब तमाम चीजों पर बात हुई। टू डेवलप न्यू मॉडल्स बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फीमेल एक्सपीरियंस रादर देन टू एडॉप्ट मेल मॉडल्स। और जो अब मॉडल डेवलप किया गया वह कौन सा मॉडल था? द स्टडी ऑफ फीमेल एक्सपीरियंस रादर देन टू अडेप्ट मेल मॉडल्स एंड थियरीज। जो मेल मॉडल था, जो मेल थियरीज थी, या जो थियरीज मेल मॉडल्स को हाईलाइट करती थी, ग्लोरीफाई करती थी, गुणगान गाती थी, उसका आप कह सकते हैं कि यश के गीत गाती थी, उसको जो है खत्म किया गया। उसी के पर्सपेक्टिव स्टडी ऑफ फीमेल एक्सपीरियंस को रखा गया और ये चीज क्या कहा गया? गाइनोक्रिटिसिज्म।
Gynocritics begins at the point when we free ourselves from the linear absolutes of male literary history, stop trying to fit woman between the lines of the male tradition. एक उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। वो क्या पॉइंट निकाला कि सबसे पहले तो जो मेल लिटरेरी हिस्ट्री है इससे बाहर निकला जाए, और हमें हम ये कोशिश ना करें कि वुमन टेक्स्ट को या वुमन लिटरेरी टेक्स्ट को मेल के आईने से देखा जाए, मेल के चश्मे से देखा जाए, या जो मेल चाहता है उसी पर्सपेक्टिव से वो लिखा गया या नहीं लिखा गया। उन्होंने क्या किया, वुमन लिटरेरी टेक्स्ट का ऐसा टेक्स्ट जो वुमन राइटर्स के द्वारा लिखा गया उसको समझाने के लिए, उसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया, खुद अपना एक दूसरा चश्मा डेवलप किया, और वह चश्मा क्या था, गाइनोक्रिटिसिज्म का चश्मा था, जिस पर उन्होंने बात किया, उससे बाहर निकले एंड फोकस इंस्टेड ऑन द न्यूली विजिबल वर्ल्ड ऑफ फीमेल कल्चर। और उस चश्मे से उन्होंने जो फोकस किया या जो देखा, न्यूली विजिबल वर्ल्ड ऑफ फीमेल कल्चर, जो कल्चर फीमेल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, जो कल्चर फीमेल के द्वारा गढ़ा गया, जो कल्चर सिविलाइजेशन फीमेल के द्वारा बनाया गया, उस पर उन्होंने बात की। इसीलिए देखेंगे बाद में कि तमाम तरह के जो है फेमिनिज्म में भी साइबर फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, इस्लामिक फेमिनिज्म, तमाम ब्रांचेस भी फाइंड। This does not mean that the goal of gynocritics is to erase the difference between male and female writing. एक चीज उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसका मतलब कहीं से नहीं है कि हम क्या करें, मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको खत्म कर दें। Gynocritics is not on a pilgrimage to the promised land in which gender would lose its power, in which all text would be sexless and equal like angels. ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, मैं फिर से आपको पढ़ना चाहूंगा। This does not mean that the goal of gynocritics is to erase the difference between male and female writing. इनका मकसद कहीं से नहीं कि मेल और फीमेल राइटिंग के बीच के जो डिफरेंस है उसको इरेज कर दिया जाए। गाइनोक्रिटिक्स इज नॉट ऑन अ पिलग्रिमेज। गाइनोक्रिटिक्स कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं निकले हैं टू द प्रॉमिस्ड लैंड, ना ही वो किसी पवित्र भूमि की यात्रा करने पर निकले हुए हैं। इन विच जेंडर वुड लॉस इट्स पार्ट, जहां पे जेंडर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। वो ऐसा नहीं कि कोई दूसरी दुनिया बसा देंगे जहां पे जो जेंडर न्यूट्रलिटी हो जाएगा, या कोई दूसरी दुनिया बसा देंगे जो केवल और केवल जो है क्या होगी, खातूनों की दुनिया होगी या मोहतरमाओं की दुनिया होगी। नो नॉट एट ऑल, या फीमेल वर्ल्ड होगा, वहां मेल वर्ल्ड का जगह नहीं होगा। उन्होंने कहा इन विच ऑल टेक्स्ट वुड बी सेक्सलेस, जिसमें कोई भी टेक्स्ट, जब भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो सेक्सलेस होगा। नो एंड इक्वल लाइक एंजल्स, और सब के सब एंजल्स जैसे हो जाएंगे। ये उनका मकसद नहीं, उन्होंने क्लियर ये बता दिया कि मेरा मकसद नहीं है कि जो डिफरेंसेस है बिटवीन मेल राइटिंग, फीमेल राइटिंग, या जो मेल कल्चर, जो फीमेल कल्चर, उसको खत्म करना। लेकिन केवल उनका एक मकसद जरूर रहा है कि अभी तक जो केवल मेल कल्चर की बात होती थी यह गलत था, इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि फीमेल कल्चर की बात की जाए। राधा गाइनोक्रिटिक्स एम टू अंडरस्टैंड वुमेन्स राइटिंग, उनका मकसद है कि वे क्या करते हैं, वुमन की राइटिंग को समझे, नॉट एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सिज्म, की वुमन राइटिंग जो है सेक्सिज्म की वजह से नहीं है, बट एज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ फीमेल रियलिटी, बल्कि यह जो है फीमेल रियलिटी का एक हिस्सा है। फीमेल रियलिटी ये रियलिटी है कि हमारे समाज में फीमेल भी है, उनका अपना लाइफ है, उनका अपना जीवन जीने का तरीका है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, इश्यूज है, ये समझने की जरूरत है, ना कि उसको प्रोडक्ट ऑफ सेक्सिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो मैं दोबारा जानना चाहता हूं कि क्या उस पे पूरा आपको समझ में आ गया कि इसमें गाइनोक्रिटिसिज्म को लेके बात किया गया, और गाइनोक्रिटिसिज्म की जो बात की गई, एक किताब जिसका नाम है टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, एक पूरा डिफिनीशन बताया गया कि गाइनोक्रिटिसिज्म क्या है। फिर ये बताया गया कि उनका मकसद ये कहीं से नहीं है कि वो कोई दूसरी दुनिया बसाना चाहे जहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी हो, या सेक्स नाम का कोई चीज ना हो, या जहाँ पर जो है सेक्स के या जेंडर के नाम पे जो डिफरेंसेस है वो नहीं होंगे, या सब कुछ एंजल जैसा हो जाएगा। नो नॉट एट ऑल। आई थिंक यू गॉट इट। ओके ओके गुड। नाउ लेट मी डिस्कस। अब इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, उस इंपॉर्टेंट वर्क को हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्या क्या रहा है। शोवाल्टस पीएचडी थीसिस
इज कॉल्ड, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, शोवाल्टर का जो पीएचडी थीसिस है उसका क्या नाम है, द डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड क्रिटिसिज्म ऑफ वुमन राइटर्स इन इंग्लैंड, द डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड्स criticism of women writers in England. This is what this is. Showalter's PhD thesis is called the double critical standard colon criticism of women writers in England. ये कब से कब तक उनका रहा, 1845 से 1880, और ये 1969 में आया और इसी पर बाद में उनका किताब भी बना, एंड वाज लेटर टर्न्ड इनटू अ बुक, और यह जो है बाद में एक किताब की शक्ल में आता है जिसका क्या नाम है, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन ब्रिटिश वुमन नॉवलिस्ट फ्रॉम ब्रॉन्टे टू लेसिंग। यही बाद में जो है क्या हुआ, एक जो है किताब की शक्ल में आया। So you come to know what? You here find that कि जो शोवाल्टर का पीएचडी थीसिस है वो किसके नाम से था, द डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कोलन करके क्रिटिसिज्म ऑफ वुमन राइटर्स इन इंग्लैंड 1845 से 1880, किताब कब आती, 1969 में, एंड वाज लेटर टर्न्ड इनटू द बुक, और बाद में एक किताब की शक्ल में आती है, लिटरेचर ऑफ देयर ओन ब्रिटिश वुमन नॉवलिस्ट फ्रॉम ब्रॉन्टे टू लेसिंग। हमें इसी किताब को बाद में डिस्कस करना है। ये जो है 1978 में किताब कई बार पूछा जा चुका है, which contains a lengthy and much discussed chapter on वर्जीनिया वुल्फ। उसमें जो है वर्जीनिया वुल्फ को लेकर के काफी बातें, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि एक लेंदी और मच कंटेंट वर्क उन्होंने किसको लेके बात किया हुआ है इस किताब में, वर्जीनिया वुल्फ। मैंने आपको बताया था कि वर्जीनिया वुल्फ का जो वर्क है अ रूम ऑफ वंस सोल, यहाँ पे इन्होंने वर्ड क्या लिया है, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, उन्होंने लिखा था अ रूम ऑफ वंस सोल। वर्जीनिया वुल्फ ऐसा कहा जाता है कि वो मॉडर्न फेमिनिस्ट राइटर रही है, वहां से वो शुरू होता है। दूसरा इनका किताब है द फीमेल मेलेडी वुमन मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर। ये जो है कब से कब तक, 1830 से 1980 तक, 1985 में इस पर ये पब्लिश होती है। ये उनकी दूसरी किताब है। किताब का क्या नाम है, द फीमेल मेलेडी कोलन वुमन मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर, डिस्कसेस हिस्टीरिया व्हिच वाज वंस नोन एज द फीमेल मेलेडी। इसमें हिस्टीरिया को लेकर के जिक्र किया जाता है, और कभी जो है हिस्टीरिया ऐसा कहा जाता था यह औरतों की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं, वो केवल वहीं तक सीमित रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू शोवाल्टर इज कॉल्ड डिप्रेशन टुडे, और इसी हिस्टीरिया को आज क्या कहा जाता है, डिप्रेशन। और मुझे लगता है कि आज के समय में हर आदमी जो है इसका शिकार है। पहले इस बीमारी को केवल औरतों तक सीमित कर दिया गया था, अगर उसको हिस्टीरिया हो गया, ऐसा है वैसा है, हर समय डिप्रेशन में शिकार में रहती है, डिप्रेशन टुडे। Showalter demonstrates how cultural ideas about proper feminine behavior have shaped the definition and treatment of female insanity from the Victorian to present era। मैंने आपको बताया था इस किताब में उन्होंने विक्टोरियन ईरा से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक का उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि हिस्टीरिया को कैसे शेप किया गया, प्रॉपर फेमिनिन बिहेवियर को, कल्चर को, ये तमाम चीजें जो है। सेक्सुअल एनार्की, नेक्स्ट बुक है सेक्सुअल एनार्की जेंडर एंड कल्चर एट द फिर डी सिकल, ये 1990 में आई है। आउटलाइंस हिस्ट्री ऑफ द सेक्सेस एंड द क्राइसिस थीम्स एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द बैटल ऑफ सेक्सुअल सुप्रीमेसी एंड आइडेंटिटी। एक उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द बैटल फॉर सेक्सुअल सुप्रीमेसी एंड आइडेंटिटी। देखिए सेक्सुअल सुप्रीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बीइंग अ मेल, तो मेल हमेशा अपनी सुप्रीमेसी दिखाता है और अपनी आइडेंटिटी की बात करता है, और जो फीमेल है उनकी आइडेंटिटी को दबाने की कोशिश करता है। इन द 1990s शोवाल्टर began writing for popular magazines, bringing her work further into the public, all these things। एक उनका स्टेटमेंट है जो मैं यहाँ से दिखाना चाहूंगा। शी एक्सप्लेन्स हर इम्पिचियस टू डू पॉपुलर कल्चर वर्क। आई हैव ऑलवेज रियली लव्ड पॉपुलर कल्चर। उन्होंने पॉपुलर कल्चर को लेके बात की है। I have always really loved popular culture, but it was not something serious intellectuals were supposed to be concerned about। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा पॉपुलर कल्चर को पसंद किया है, लेकिन यह ऐसा नहीं था जो कि जो है सीरियस इंटेलेक्चुअल, जो गंभीर बौद्धिक लोग हैं, उन्होंने इसको कभी अपोज किया हो या इससे कभी अपने संबंध को दिखाए हुए हो। तो इस शीट में उनकी 3 किताबों को बात की गई है।
एक तो उनका जो पीएचडी थीसिस रहा उसको लेकर के, दूसरा किताब है द फीमेल मेलेडी, और तीसरी किताब रही है सेक्सुअल एनार्की को लेकर के। अब इसमें शीट में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं अभी किताब को लेकर चलना, जैसे और उन लोगों का आई वुड लाइक टू बी able to bring my background and my skill to subject that reach to a wide audience. फिर अगली किताब है In History's Hysterical Epidemics and Modern Media. Showalter argues that hysteria, a medical condition traditionally seen as feminine, has persisted for centuries and is now manifesting itself in cultural phenomena in the forms of socially and medically accepted maladies. कह रही उन्होंने बताया इन हिस्ट्रीज हिस्टीरिया एपिडेमिक, हिस्टेरिकल एपिडेमिक जो महामारी थी, एंड मॉडर्न मीडिया, इसको क्या दिखाया गया था। शोवाल्टर कहते हैं कि पहले कहा जाता था हिस्टीरिया केवल औरतों के लिए एक बीमारी है, लेकिन अब आज के समय में ये क्या हो चुका है, ये एक डिप्रेशन का वो है जो हर जगह देखा जा सकता है। Psychological and physical effects of unhappy lives become hysterical epidemics when popular media stature to the public. इसमें और कोई बात नहीं की गई, पूरे के पूरे उसमें बस आपको क्या ध्यान में रखना है, ये किताब है हिस्ट्रीज हिस्टेरिकल एपिडेमिक्स एंड मॉडर्न मीडिया, कैसे उसको बताया है। नेक्स्ट बुक है इन्वेंटिंग हरसेल्फ क्लेमिंग अ फेमिनिस्ट इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, 2001 में आई हुई है। सर्वे, इसमें क्या किया गया, सर्वे किया गया फेमिनिस्ट आइकॉन्स का सिंस द 18th सेंचुरी, सिचुएटेड मोस्टली इन द यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम। शोवाल्टर कवर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रीडोमिनेंटली इंटेलेक्चुअल्स लाइक मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। इसमें उन्होंने जिन महान शख्सियत का जिक्र किया है वो कौन कौन से लोग रहे, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का, चार्लोटी पर्किंस गिलमान का, एंड कैमिली पागिला का। Nothing popular media's importance to the perception of women and feminism today. Showalter also discusses the contribution of popular personalities like Oprah Winfrey and Prince Diana. Prince Diana तक का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट किताब है टीचिंग लिटरेचर, 2003 में, इज एसेंशियली अ गाइड टू टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी। तो मुझे लगता है हम सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि टीचिंग लिटरेचर का मतलब है कि एक अच्छा किताब हो जाएगा कि कैसे लिटरेचर को पढ़ाया जाए। फिर है फैकल्टी टार्स द एकेडमिक नॉवेल एंड इट्स डिस्कंटेंट्स इज अ स्टडी ऑफ एंग्लो अमेरिकन एकेडमिक नॉवेल। इसमें किसका स्टडी है, एंग्लो अमेरिकन एकेडमिक नॉवेल फ्रॉम द 1950 टू द प्रेजेंट। नेक्स्ट किताब है अ ज्यूरी ऑफ हर पियर, A jury of her peers, American women writers from Annie Bradstreet to Annie Proulx, makes a claim for a literary tradition of American women writers को। This book won the 2012 Truman Capote Award for Literary Criticism। ये भी किताब का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है The Civil Wars of Julia Ward Howe, ये 2017 में आई है। इज अ बायोग्राफी ऑफ अमेरिकन फेमिनिस्ट पायनियर, जूलिया वार्ड का बायोग्राफी रहा है। वो बेस्ट नोन फॉर राइटिंग द वर्ड्स टू द बैटल हिम्न ऑफ द रिपब्लिक, जिनको द बैटल हिम्न ऑफ द रिपब्लिक के लिए जाना जाता है। अब उनका पर्सनल लाइफ, तो मैं समझता हूँ कि वहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया, क्योंकि कोई उसमें बहुत फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से बात नहीं करना था। उनका टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट में उन्होंने क्या बताया है। अब उनका पर्सनल लाइफ है, एक एक दो दो लाइन इसमें कवर करना है। बॉर्न जो इनका नाम रहा है, जब इनका जन्म हुआ तो इलेन कॉटलर, इनका नाम था इलेन कॉटलर, बोस्टन मैसाचुसेट्स में जन्म हुआ। इन्होंने एकेडमिक करियर अपना शुरू किया और ये सब कॉलेज वगैरह में है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये सब बात हम लोग कर ही चुके हैं। पहला उनका एकेडमिक अपॉइंटमेंट हुआ था डगलस कॉलेज में हुआ था, इसको यहाँ पे। फिर उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी फैकल्टी 1984 में ज्वाइन किया। 2003 में उनका रिटायरमेंट हो जाता है। हर फादर वाज इन द वूल बिजनेस एंड हर मदर, कोई इसमें हो रही है। हर हस्बैंड इंग्लिश शोवाल्टर, उनके हस्बैंड का नाम इंग्लिश शोवाल्टर रहा है। एल एजुकेटेड रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ 18th सेंचुरी फ्रेंच लिटरेचर, ये भी प्रोफेसर है 18वीं शताब्दी फ्रेंच लिटरेचर के। हु टॉट एट रुटजर्स यूनिवर्सिटी कैम्डेन में। द शोवाल्टर हैव 2 चिल्ड्रन, इनका बच्चों का है एक। खैर इसमें उनका बायोग्राफिकल स्टडी हो गया है। फेमिनिस्ट थियरी एंड क्रिटिसिज्म में अब कोई बहुत तो नहीं रहा, बस एक लाइन इसमें बताएंगे, इस पूरे पैसे में और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर रही है
और ये जो ड्यूक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही, इनका नाम है टॉरिल मॉय। इनका जो नाम है क्या है, टॉरिल मॉय। उन्होंने एक किताब लिखा इन 1985 बुक सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स। किताब का क्या नाम रहा, सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स। काफी फेमस रही है टॉरिल मॉय। टॉरिल मॉय ड्यूक यूनिवर्सिटी की है और एक किताब लिखती है 1985 में, सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स डिस्क्राइब्स शोवाल्टर्स एज अ लिमिटेड इसेंशियलिस्ट व्यू ऑफ वुमन। वो बताती है कि शोवाल्टर का जो नजरिया था वुमन के प्रति वह लिमिटेड था, लेकिन यह जरूरी था। लिमिटेड इसेंशियल व्यू ऑफ वुमन। Moy particularly criticized Showalter's ideas regarding the female phase। जो मैंने बताया था तीसरा फेज कौन सा था, फीमेल फेज था, उसकी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। पहला फेज क्या था, पहला फेज फेमिनिन, दूसरा फेज क्या था फेमिनिस्ट, तीसरा फेज क्या था फीमेल। तो और इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इनका क्रिटिसाइज किसने किया, टॉरिल मॉय ने किया है। टॉरिल मॉय कहाँ की प्रोफेसर है, ड्यूक यूनिवर्सिटी की। 1985 में उन्होंने क्या किया है, एक किताब लिखा हुआ है, उस किताब का क्या नाम है, सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स। इसमें उन्होंने उनके थर्ड फेज को जो है, जो उन्होंने बात किया फीमेल फेज को, उसको क्रिटिसाइज किया। एंड इट्स नोशन ऑफ अ वुमन्स सिंगुलर ऑटोनॉमी एंड नेसेसरी सर्च इनवर्ड फॉर अ फीमेल आइडेंटिटी। और खास करके उन्होंने किस पहलू को जो की आलोचना की है, उन्होंने कहा है कि इस फेज में उन्होंने बात किया है कि वुमन की अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए और उनकी अपनी एक फीमेल आइडेंटिटी होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का विरोध टॉरिल मॉय ने किया है, ये चीज ध्यान में रखना। बाकी आप इसमें कुछ नहीं करना, इतना बस। नेक्स्ट है हिस्टीरिया और मॉडर्न इलनेस। इसमें भी कोई ऐसा नहीं। शोवाल्टर्स कंट्रोवर्शियल टेक ऑन इलनेस सच एज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सब चीजें उन्होंने इसको अपनी बुक में एक डिजीज को हिस्ट्रीज हिस्टेरिकल एपिडेमिक्स एंड मॉडर्न मीडिया 1997 में उन्होंने इस पे बात किया था। तो इस किताब में वो चीज नहीं, हिस्टीरिया बीमारी को लेकर के जो पहले औरतों से जोड़ा जाता था वो डिप्रेशन का नाम, ये उन्होंने इस किताब में बात किया हुआ, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पॉपुलर कल्चर को भी लेकर के थोड़ा सा एक चीज है कि शोवाल्टर आल्सो केम अप अगेंस्ट क्रिटिसिज्म इन द लेट 1990s। सम ऑफ हर राइटिंग्स ऑन पॉपुलर कल्चर दैट अपीयर्ड इन मैगजीन लाइक पीपल एंड ओ। उनका कुछ जो है आया हुआ था पीपल और ओग में, तो उसमें इसमें उन्होंने बात किया था इस चीज को लेकर के, जो है पॉपुलर कल्चर को लेकर के। इसमें द नेशन में भी। और इंग्लिश कोर्स शोवाल्टर्स कंट्रोवर्शियल 1997 ओग आर्टिकल फ्रॉम मेरी wollstonecraft to Naomi Wolf, feminism has often taken a hard line on fashion, shopping, and the whole beauty Monty. But for those of us sisters hiding welcome to your facelift inside the second sex, a passion for fashion can sometimes seem a shameful secret life. I think it's the time I come out of the closet। ये एक कोटेशन है इलेन शोवाल्टर के, ये आप रट लीजिएगा, कभी कभार पूछा जा सकता है ये किसने कहा। इलेन शोवाल्टर ने एक कंट्रोवर्शियल कोटेशन दिया था ओग नाम की मैगजीन में, ओग नाम की। और द नेशन में उनका उन्होंने लिखा हुआ था, एज द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स टुक होल्ड ओवर the following decade and more, it became unfashionable in ideas and in dress. It seemed for the avant-garde of the female professoriate to identify with the man or woman। ये उनको दिया। एक बार हल्का समझ लीजिएगा कि मिस ये कोटेशन किसका है और किस किस मैगजीन में उन्होंने दिया हुआ। तो आई हैव डन माय जॉब एंड आई थिंक यू हैव एंजॉयड and thanks for giving your precious time, your valuable time. Thanks for joining this session। You can just give your feedback about the class कि how do you find। अगर आपका कोई सजेशन होता है तो आप उस पर भी बात कर सकते हैं। I would like to conclude here। मनीषा थैंक यू, मानवी थैंक यू, जागृति थैंक यू, रीमा को भी, सबको दोस्त हु ज्वाइन दिस सेशन उनको सबको मेरी तरफ से थैंक्स। और आई थिंक नाउ आई हैव कंक्लूड इट हियर। अगर आपका कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते। इफ यू वांट टू से समथिंग या आपका सजेशन है तो यू कैन जस्ट से, otherwise I have to conclude here।
नो प्रॉब्लम, ओके। ओके जागृति, ठीक है बेटा, नाउ कंक्लूड।